सोचिए आप रोजमर्रा के बोरिंग ऑफिस काम में बिजी हैं। एक्सेल शीट्स, पेंशन फंड्स और वही पुराना कॉफी ब्रेक। लेकिन अचानक दरवाजा टूटता है और आपकी बोरिंग लाइफ एक मौत का खेल बन जाती है। ये कहानी है ज़ारा की, एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर जो एक पेंशन फंड कंपनी में काम करती है। लेकिन आज का डेडलाइन कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि उसकी अपनी जान है। जब चोरों का एक गैंग अंदर घुसता है तो वो ज़ारा और उसके बेस्ट फ्रेंड लूक को चुनते हैं अपने गंदे काम को अंजाम देने के लिए। क्या एक आम ऑफिस वर्कर इतने बड़े हाइस्ट का हिस्सा बन पाएगी, या फिर सिस्टम की ये चोरी उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगी? यही देखेंगे आज के जबरदस्त थ्रिलर सीरीज में, जिस सीरीज का नाम है स्टील, जो हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है। सुबह का वक्त है, हर कोई अपने काम के लिए निकल रहा होता है। एक ट्रेन के अंदर हम एक बूढ़े आदमी लंदन को देखते हैं जो एक छोटी बच्ची को देख रहा था। छोटी बच्ची नोटिस करती है कि उस आदमी के पास एक ब्लैक बैग है। इसके बाद हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर ज़ारा को देखते हैं जो लॉक मिल कैपिटल नाम के एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करती है। आज सुबह ज़ारा की नाक से खून बह रहा था। रिसेप्शन पर बैठा डॉनी ज़ारा को कॉल करता है और बताता है कि मार्टेल क्लार्क आ गई है। ये सुनते ही ज़ारा खुद को संभालती है। दूसरी तरफ हम फिर से लंदन को देखते हैं जो ट्रेन से उतर चुका होता है। ज़ारा मार्टेल से मिलने जाती है जो आज ही इस कंपनी में ज्वाइन करती है। ज़ारा उसे पूरा ऑफिस दिखाने ले जाती है और सबसे पहले डॉनी से मिलवाती है। उसके बाद ज़ारा बताती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक भरोसेमंद पेंशन फंड मैनेजर है जहां कंपनीज अपने पेंशन के पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देती है। इसके बाद वो मार्टेल को मीटिंग के एरिया में ले जाती है और उसे बिस्किट देती है जिसका टेस्ट काफी अच्छा था। दूसरी तरफ हम फिर से लंदन को देखते हैं जिसे कुछ और लोग भी ज्वाइन करने लगते हैं। आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। ऑफिस में ज़ारा मार्टेल को इन्वेस्टमेंट कमेटी से मिलवाती है जो तय करती है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। इसके लिए उन्हें काफी मोटी सैलरी भी मिलती है। ज़ारा अपनी कॉफी में बहुत ज्यादा चीनी डालती है क्योंकि उसे शुगर बहुत पसंद है। इसके बाद वो मार्टेल को लूक से मिलवाती है जो ज़ारा के साथ ट्रेड प्रोसेसिंग करता है। मार्टेल को भी उसका डेस्क दे दिया जाता है। ज़ारा मजाक में कहती है कि जब वो यहाँ पहले दिन आई थी तो किसी ने उसे कहा था कि ऑपरेशंस में काम करना मतलब अपनी जिंदगी खराब करना। अगर यहाँ टिके रहना है तो बस बोरियत झेलनी होगी। लंदन के साथ अब 3 और लोग होते हैं। इसके बाद वो सभी लॉक मिल कैपिटल के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में वो चारों लोग लिफ्ट तक पहुंचते हैं, अपने ग्लव्स निकालते हैं और हथियार तैयार करते हैं। अब असल में यहाँ सिर्फ 4 लोग नहीं थे बल्कि और भी लोग होते हैं। लिफ्ट सीधा 27वीं मंजिल तक पहुंचती है। सामने डॉनी बैठा होता है। वो लोग उस पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट करो। सिक्योरिटी बंद करने के बाद वो डॉनी का चेहरा ढक देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो लोग ऑफिस के अंदर धावा बोल देते हैं, चिल्लाते हुए, बंदूक हाथ में लहराते हुए। वो सभी से कहते हैं अपने अपने हाथ ऊपर करो और कोई भी अपने जगह से हिलेगा नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम में भी सबके हाथ ऊपर करने को कहा जाता है। लंदन ऑफिस के लोगों से कहता है बस वही करना है जो हम बोल रहे हैं। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे गोली मार दी जाएगी। अगर किसी के पास कोई फोन या टैबलेट है तो उसे बाहर निकालो। इसके बाद सबको कॉन्फ्रेंस रूम में जाने को कहा जाता है और अपने फोन एक डिब्बे में डालने को बोलता है। ज़ारा अंदर से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। सभी लोग डरे हुए थे। वो अपने फोन डिब्बे में डालते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं। एक लड़का एक चोर आदमी से कहता है तुम्हारे पास जो बंदूक है अगर उसे गोली चली ना तो नीचे 5 फ्लोर तक आवाज चली जाएगी और तुम्हें सिक्योरिटी पकड़ लेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम गोली चलाओगे। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुमने बंदूक लोड भी की है। इस पर लंदन कहता है तुम्हें मारने के लिए गोली चलाने की क्या जरूरत। इसके बाद उसे बंदूक से पीट कर घायल कर दिया जाता है। सभी एम्प्लॉयज को कॉन्फ्रेंस रूम में बंद करने के बाद गैंग में से एक लड़की सैटेलाइट एंटेना खोल देती है जिससे कि लोकेशन भी सिक्योर हो जाता है। लंदन उन लोगों से कहता है कि ट्रेड प्रोसेसिंग में जो भी हैं वो खड़े हो जाएं। ज़ारा खड़ी होती है और मार्टेल को इशारे से बैठे रहने को बोलती है, लेकिन लंदन ये समझ आता है। ज़ारा बोलती है कि आज इसका पहला दिन है, ये तो बस एक इंटर्न है। लंदन ट्रेड प्रोसेसिंग टीम से पूछता है तुम में से सीनियर कौन है। लूक अपना हाथ उठा देता है। तब लंदन ज़ारा और लूक से कहता है मेरे साथ अपने टेबल पर चलो। लंदन उसे एक ड्राइव देता है और बोलता है इसमें 6 ट्रेड की डिटेल है, ये सब ट्रेडिंग सिस्टम में डाल दो। लूक ड्राइव कनेक्ट करता है और देखकर बोलता है कि इसमें तो 4 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा है, ये लोगों के पेंशन वाले पैसे हैं। लंदन कुछ भी सुनना नहीं चाहता और बोलता है तुम बस ट्रेड एंटर कर दो। लूक बहुत ज्यादा डरा हुआ क्योंकि ऐसा करने से आम लोगों के मेहनत से कमाए हुए पैसे चोर के हाथों लग जाएंगे। इधर हम कुछ और एम्प्लॉयज को देखते हैं जो लेट हो गए थे। माइलो अपना कार्ड स्कैन करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो सोचने लगता है कि अगर लेट पहुंचा तो क्या होगा। आखिर में वो तीनों 27वीं मंजिल तक पहुंचते हैं। सामने
रिसेप्शन पर डॉनी की जगह गैंग की लड़की ग्लासेस बैठी होती है। वो झूठ बोल देती है कि आज डॉनी की जगह वो काम कर रही है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें भी बंदूक की नोक पर पकड़ लिया जाता है। माइलो अपनी टीम को रूम में बंद देखता है और आखिर में उसे भी पकड़ लिया जाता है। ट्रेड सेंटर होने के बाद लंदन पेन ड्राइव वापस लेता है और कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट टीम से कहता है, जिसके पास ट्रेड अप्रूव करने की अथॉरिटी है, वो अपना हाथ उठाए। कुछ लोग हाथ उठाते हैं। स्कॉट्स उन लोगों से कहता है कि अपने लैपटॉप लाओ और जो 6 ट्रेड्स एंटर हुए हैं उन्हें अप्रूव करो। एक औरत केट ये देखकर कहती है, इससे तो हमारा सारा कैश अकाउंट खाली हो जाएगा। जॉर्ज नाम का आदमी कहता है, ये लोगों के पेंशन के पैसे हैं, लेकिन स्कॉट्स कुछ भी नहीं सुनना चाहता और धमकी देता है। उसके पास सेमी ऑटोमेटिक बंदूक है, इसीलिए उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। केट अपनी तरफ से ट्रेड अप्रूव कर देती है, मगर ट्रेड अप्रूव करने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। अब जॉर्ज की बारी आती है, जो अपने आईपैड से अप्रूव कर देता है। माइलो भी अपनी तरफ से अप्रूव कर देता है। आखिर में ट्रेड पूरी तरह अप्रूव हो जाता है। ज़ारा ट्रेड की इंफॉर्मेशन कस्टोडियन बैंक को भेज देती है। लुक बताता है कि अगर बाद में कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। लंदन बोलता है, ये तो तुम्हें ही संभालना होगा। इधर रिसेप्शन के पास पीटरसन नाम का एक डिलीवरी आदमी आता है डॉनी को ढूंढते हुए। ग्लासेस बोलती है आज उसकी जगह वो काम कर रही है। वो झूठ बोल देती है उसका नाम क्लेयर है। ग्लासेस बंदूक रेडी रखती है। पीटरसन उसे बातें करने लगता है, लेकिन अंदर ऑफिस की तरफ देखता है जहाँ कोई भी नजर नहीं आता। उसे ये काफी अजीब लगता है, लेकिन वो अपना काम करके चला जाता है। कुछ समय बाद कस्टोडियन बैंक का कॉल आता है। लंदन लूक से कहता है, फोन स्पीकर पर डालो और ज्यादा चालाकी मत करना, ना ही कोई कोड लैंग्वेज में बात करना। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। फोन बजता रहता है। लूक अचानक एकदम टूट जाता है, क्योंकि वो ये गैर कानूनी काम नहीं कर सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर कॉल वॉइसमेल पर चली गई तो और परेशानी हो जाएगी। इस वजह से ज़ारा तुरंत कॉल उठा लेती है। वॉरेन नाम का आदमी ज़ारा से बात करता है। वॉरेन कहता है कि उसने उसके भेजे हुए ट्रेड्स देखे हैं। वो बोलता है उसने ये कंपनी पहले कभी नहीं देखी और पूछता है ये BVI आखिर कौन सी कंपनी है। ज़ारा कहती है कि वो बस कुछ नए हेज फंड्स में पैसे डाल रहे हैं। वॉरेन बोलता है कि हेज फंड्स के हिसाब से पैसे कुछ ज्यादा नहीं है, वो भी 4 बिलियन पाउंड्स। ज़ारा बात संभालने की कोशिश करती है, झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे ये काम कल ही कर लेना चाहिए था, इसलिए वॉरेन जितना जल्दी हो सके इसे अप्रूव कर दे, वरना उसकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। वॉरेन सबको चेक करके कहता है कि सब कुछ तो ठीक है और वो इसे आगे फॉरवर्ड कर देता है। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद ज़ारा लंदन से कहती है कि काम हो गया है और अब वो लोग जा सकते हैं। लंदन बोलता है कि जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं हो जाते वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ज़ारा बोलती है कि इसमें तो घंटों लग सकते हैं। लंदन बोलता है कि अगर तुम्हारा दोस्त जल्दी काम करे तो 15 से 30 मिनट लगेंगे, तब तक वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करेंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में बंद सभी हॉस्टेजेस में से एक लड़का कहता है वो खिड़की से सिग्नल भेज सकते हैं। हो सकता है जाने से पहले ये लोग हमें मार दें, क्योंकि हम सब गवाह हैं। अगर पुलिस आ गई तभी हम सब बच पाएंगे। लेकिन उसके बगल में बैठी लड़की इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लड़का रिस्क लेकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है, लेकिन चोर उसे देख लेते हैं और पीट पीट कर उसका मुंह तोड़ देते हैं। ये देखकर बाकी लोग और ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। वर्कशायर नाम का आदमी उस एम्प्लॉय से पूछता है क्या दूसरी बिल्डिंग से किसी ने तुम्हें देखा। वो कहता है अगर किसी ने देखा तो बता दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर तुमने मना किया और पुलिस आ गई तो हमें सबको हॉस्टेज बनाना पड़ेगा। तो बताओ क्या तुम्हें किसी ने देखा। वो लड़का ना में सिर हिला देता है। वर्कशायर अपने गैंग को बताता है कि उसे उस लड़के पर भरोसा नहीं है। वो बोलता है कि अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और जो भी करना है जल्दी फैसला लेना होगा। स्कॉट्स आकर बहस करने लगता है कि बड़ी मुश्किल से वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी नहीं जा सकते वरना ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। लंदन बर्ली से कहता है सामने वाली बिल्डिंग में कुछ हलचल दिख रही है क्या। बर्ली चेक करता है और देखता है कि सामने की 26वीं मंजिल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। वो ये बात तुरंत लंदन को बता देता है। तभी टॉल नाम की लड़की आती है और बताती है कि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। इसके बाद बिना वक्त गवाए वो लोग निकलने का प्लान बनाते हैं। सभी को मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम में बंद करके वो बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। पुलिस की टीम 27वीं मंजिल तक पहुंचती है, मगर उनके आने तक चोर भाग चुके होते हैं। आखिर में ज़ारा चैन की सांस लेती है। यहाँ लंदन और उसकी टीम बिल्डिंग से निकल चुकी थी। कुछ समय बाद लॉकमिल कैपिटल के सारे एम्प्लॉयज को ऊपर वाले फ्लोर पर लाया जाता है और पुलिस उनसे थोड़ी पूछताछ करती है। ज़ारा वहाँ केट को परेशान देखती है और माइलो से पूछती है कि आखिर वो लोग किस बात को लेकर परेशान है। माइलो कहता है कि बस वो लोग यही सोच रहे हैं कि अब ये कंपनी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है और उन लोगों से NDA साइन करवाया जाएगा। ज़ारा से मिलने के लिए सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रीस आता है और ज़ारा को बात करने के लिए दूसरे कमरे में ले जाता है। ज़ारा कहने लगती है उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक बुरा सपना हो। रीस बोलता है तुम अभी शौक में हो। वो आगे बताता है कि तुम और तुम्हारे कुछ कलीग जरूरी गवाहों में से एक हो, इसलिए तुम्हें बाकियों से अलग रखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी उन चोरों से सब
सबसे ज्यादा बातचीत हुई। अगर तुम कुछ बताना चाहती हो या फिर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। जारा अपने घायल को वर्कर्स के बारे में जानकारी लेती है। रीस बताता है कि वो लोग घायल हुए हैं लेकिन 1-2 दिन में हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। रीस कहता है उसने सुना है कि जारा ने क्या किया, उसने बैंक का कॉल संभाला और इसके लिए काफी हिम्मत भी चाहिए थी। अगर मामला थोड़ा भी बिगड़ जाता तो लोगों की जान भी जा सकती थी, इसलिए उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तभी रीस नोटिस करता है कि जारा की नाक से खून बह रहा था। जारा कहती है ये तो आज सुबह से ही हो रहा है। इसके बाद वो तुरंत वॉशरूम जाने लगती है। वॉशरूम में उसे अपनी 2 कलीग्स डालिया और कियोमा दिखती है, वही 2 लड़कियां जो लेट आई थी। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है कि शायद कोई अंदर का आदमी था जिसने ऑफिस की सारी जानकारी उन चोरों को दे दी। जारा ये सब सुन रही थी और हल्की सी मुस्कुराती है। अब अगले दिन जारा अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करती है और बार बार रिफ्रेश करती है। तभी वो देखती है कि उसके अकाउंट में करीब 5 मिलियन पाउंड आ चुके थे। इसके बाद वो उस बैलेंस को ऑफलाइन डिवाइस में ट्रांसफर कर लेती है और उस डिवाइस को एक प्लास्टिक रैपर में लपेट कर अपने बड़े से फ्रिज के पीछे छुपा देती है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि लॉकमेल ऑफिस में जो 4 बिलियन पाउंड की चोरी हुई उसमें जारा भी शामिल थी। खैर ये तो बाद में पता चलेगा। पुलिस स्टेशन में सभी ऑफिसर्स मिलकर चोरों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनके चेहरों पर प्रोस्थेटिक्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें मैच नहीं किया जा रहा। एली नाम की ऑफिसर सबको बताती है कि ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकले, फिर अलग अलग हो गए और कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट्स में गायब हो गए। जिस सफाई से ये लोग काम कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे ये शायद एक्स आर्मी, एक्स स्पेशल सर्विस या फिर किसी देश के खुफिया एजेंट्स भी हो सकते हैं। अब पुलिस को चोरों को ढूंढना भी है और पैसों को भी, और उनके पास समय बहुत कम है। इसके बाद पुलिस की मदद के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर डैरेन को बुलाया जाता है। रीज मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो बहुत जल्दी आ गए। डैरेन बोलता है कि उसे तो बस 1 घंटे पहले ही असाइन किया गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ पहुंचा। जारा अपने ऑफिस आती है और बाहर मीडिया का झुंड खड़ा देखती है। खैर जारा अपनी आईडी चेक करवाने के बाद अंदर चली जाती है जहाँ अंदर लगे खून के धब्बे साफ किए जा रहे थे। जारा लूक को बताती है कि उसके अकाउंट में 5 मिलियन पाउंड ट्रांसफर हो गए। लूक घबरा जाता है। जारा उसे कहती है कि तुरंत अपना क्रिप्टो वॉलेट खाली करो और उसे किसी ऑफलाइन डिवाइस में डाल दो, क्योंकि अगर पैसा ऑनलाइन छोड़ा गया तो उनके और उन चोर के बीच लिंक मिल जाएगा। लूक और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या उन लोगों ने ये सब जानबूझकर किया। तभी वेन अचानक अंदर आता है और उन दोनों से बातें करने लगता है। कॉफी लेने के बाद वो चला जाता है। लूक डरने लगता है कि कहीं उसे उन पर शक तो नहीं हो गया। जारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। लूक बोलता है उन्हें पुलिस के पास जाना होगा। जारा कहती है तुम्हें क्या लगता है पुलिस के पास गए तो हमारा क्या होगा। तभी एक लड़की आकर कहती है डिटेक्टिव्स आए हैं और वो दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जारा लूक से कहती है कि डिटेक्टिव के सामने कुछ भी कबूल मत करना, जो भी बोलना है सोच समझकर बोलना। अगर सच बोल दिया तो याद रखना जिंदगी भर जेल में रहेंगे या फिर मारे भी जा सकते हैं। रीस लुक को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाता है। इधर आज मार्टेल भी ऑफिस आ गई थी। जारा कहती है कि उस दिन जो भी हुआ मुझे नहीं लगा था तुम आज ऑफिस आ पाओगी। मार्टेल बताती है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाहर प्रेस खड़ी है और टीवी पर मेरा वीडियो भी चल रहा है, ये देखो। यहाँ इंट्रोगेशन में रीस लुक को डैरेन से मिलाता है जो कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर है। उनकी मदद से इस केस को सॉल्व करना आसान होगा। डैरेन पूछता है क्या अक्सर तुम लोगों के पास इतना सारा कैश होता है। लूक कहता है नहीं, वो बस एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर रहे थे और शायद ये हर साल में एक बार ही होता है। डैरेन कहता है तो मतलब चोरों ने उसी समय को चुना जब तुम्हारे पास इतना सारा पैसा पड़ा हुआ था। बाहर से जारा लूक को बहुत ज्यादा परेशान देखती है जिससे कि वो भी डर जाती है और वॉशरूम चली जाती है। डैरेन पूछता है कि ट्रेड अप्रूवल के लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी की अप्रूवल चाहिए होती है और इत्तेफाक से उसी दिन इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग भी चल रही थी। लूक कहता है हाँ, लेकिन ये तो हर हफ्ते ही होती है। रीस उसे पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहते हो। वो बताता है कि उन चोरों ने 2 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उन लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे। वो लोग काफी खतरनाक, प्रोफेशनल और बेरहम थे, लेकिन वो लोग लूक की मदद कर सकते हैं। लूक कहता है कि उसने सब कुछ बता दिया है। इसके बाद डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड देता है और जाने देता है। डैरेन दोनों डिटेक्टिव्स को बताता है कि अगर वो ये प्लान बनाता तो वो भी किसी ट्रेड प्रोसेसिंग टीम में से ही किसी को चुनता। रीस कहता है कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए सब कुछ लूक जैसे लड़के के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उनके पास जरूर बैकअप भी होगा। फिलहाल वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, बस उस पर नजर रख सकते हैं। लूक डरते हुए जारा को बताता है कि लगता है उन लोगों को मुझ पर शक हो गया। अब तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी आ गया है और उसे सब कुछ पता है। अगर वो झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। तभी कियोमा वॉशरूम से बाहर आती है और दोनों से कहती है कि वो ट्रॉमा सेशन में आ रहे हैं ना, जो अभी कुछ मिनट में ही स्टार्ट होने वाला है। दोनों कहते हैं हाँ वो आ रहे हैं। ट्रॉमा सेशन के दौरान
मार्टेल जारा को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए और कस्टोडियन बैंक से बात करके सबकी जान बचाने के लिए। थेरेपिस्ट जारा से कहती है क्या वो कुछ बोलना चाहती है। तभी माइलो का फोन बजता है। जारा बात कंटिन्यू करती है, कहती है कि बाकी लोगों ने जो बताया वो भी वैसा ही महसूस कर रही है। लूक से कुछ बोलने को कहा जाता है लेकिन वो तो बहाना बना देता है कि वो बहुत डरा हुआ है और कुछ नहीं बोल पाएगा। वो कहता है कि उसे बाहर जाने में डर लगता है क्योंकि हो सकता है वो लोग बाहर घूम रहे हों। उसे अब बाहर सेफ महसूस नहीं होता। रीस अपने बॉस से कहता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर की रिक्वेस्ट उन्होंने बहुत पहले डाली थी तो उसे लाने में इतनी देरी क्यों हुई। उसका बॉस बताता है कि वो सबसे बेस्ट आदमी ढूंढ रहे थे। रीस कहता है कि लॉकमिल और कस्टोडियन बैंक ने अभी तक वो अकाउंट डिटेल्स नहीं दी हैं जो उन्हें चाहिए थी। वो अपने बॉस से कहता है कि आपने कहा था कि आप प्रेशर डाल रहे हैं लेकिन अब तक काम क्यों नहीं हो रहा। उसके बॉस हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ और भी बहुत सारी जरूरी बातें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानता। रीस कहता है क्या हजारों लोगों की पेंशन चोरी होने से भी ज्यादा कुछ जरूरी हो सकता है। उसका बॉस बिना जवाब दिए चला जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद जारा लूक से कहती है घर जाकर वीपीएन ऑन करके बैलेंस किसी तरह ऑफलाइन डिवाइस में ट्रांसफर करो, फिर फ्लैट से निकलकर उसे किसी सेफ जगह पहुंचा देना। उसके बाद तुम चिल करना, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कुछ भी होगा तो वो उसे बताएगी, बस प्लान को फॉलो करते रहना और कुछ नहीं होगा। डैरन रीस को बताता है कि कस्टोडियन बैंक ने आखिरकार डिटेल्स भेज दी है। पैसे कुछ अकाउंट्स में भेजे गए थे लेकिन वो अकाउंट्स किसके हैं ये अभी तक पता नहीं है। बैंक का नाम ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, वो भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में था। डैरन बताता है कि वो एक प्राइवेट बैंक है जहाँ टैक्स भी नहीं लगता, एक छोटा सा बैंक खुफिया अमीर लोगों के लिए। एली कहती है क्या वो फिर से बैलेंस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। रीस कहता है दूसरे कंट्री से पैसा निकालवाना इतना आसान नहीं होता। डैरन बोलता है कि जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि पैसा वहाँ ज्यादा देर रहने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ काम काफी स्लो चल रहा था इसलिए उन्हें उम्मीद बहुत कम है। लूक अपने घर पहुंचता है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगता है जहां उसे पुलिस की गाड़ी दिख जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। उसे शक हो जाता है कि पुलिस को अब उस पर शक हो गया है। जारा भी अपने घर आकर तुरंत वो ऑफलाइन डिवाइस लेकर फिर से निकल जाती है। लूक खुद को अलमारी में बंद कर लेता है और उसके बाद अपना बैलेंस चेक करता है। उसके अकाउंट में भी 5 मिलियन पाउंड आ चुके थे। जारा शॉपिंग करने जाती है और एक स्क्रैच कार्ड खरीदती है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाती है। दोनों के बीच रिश्ता अब कुछ ठीक नहीं है। जारा की माँ एक नर्स है। उसकी माँ उसे झगड़ा करने लगती है तो जारा बस अपना मुंह बंद ही रखती है ताकि बात ज्यादा ना बढ़े। शांत होने के बाद उसकी माँ पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी दरवाजे पर डिलीवरी वाला आता है। जारा मौका देखकर ऊपर चली जाती है और फर्श के नीचे से एक डब्बा निकालती है और उसी डिब्बे में वो ऑफलाइन डिवाइस रख देती है जिसमें उसने अपना बैलेंस ट्रांसफर किया था। लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जारा झूठ बोल देती है कि वो बस वॉशरूम यूज करने आई थी। जारा के निकलने के बाद उसकी माँ रेडियो पर सुनती है कि जिस ऑफिस में उसकी बेटी काम करती है वहां से 4 बिलियन पाउंड की चोरी हुई। ये यूके की अब तक की सबसे बड़ी चोरी बन गई है। चोरों ने कंपनी के एम्प्लॉयज को हॉस्टेज बनाकर सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। इधर रीस रात में किसी से मीटिंग के लिए पहुंचता है, वो भी एकदम खुफिया जगह पर। पूरी चेकिंग के बाद ही उसे अंदर जाने दिया जाता है। जारा बस में होती है तभी उसे लूक का कॉल आता है। लूक बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो बताता है कि उसने बैलेंस को कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस उस पर नजर रख रही है। वो अपने घर में भी छुप नहीं सकता क्योंकि वहाँ कैमरा लगे हैं। वो कहता है कि उनका गेम ओवर हो गया है। जारा उसे शांत रहने को बोलती है और पुलिस को कॉल ना करने को बोलती है। वो बोलती है कि फिलहाल उसे डॉक्टर या फिर काउंसलर की जरूरत है क्योंकि लूक का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। जारा कहती है काम करो मैं खुद वहाँ आती हूँ। दूसरी तरफ 2 चोर लूक की बातें सुन रहे होते हैं। इसका मतलब ये था कि उसका फोन बग्ड था, उसका घर भी उनके निशाने पर होता है। अब वो लोग लूक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। लूक अपने घर में कैमरास ढूंढने की कोशिश करता है। इधर बाहर हर तरफ पुलिस फैली होती है इसलिए अंदर जाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही रास्ता खाली होता है उसी चोर गैंग का एक चोर पिज्जा डिलीवरी के बहाने लूक के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। लूक कहता है कि उसने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया लेकिन एक लड़की कहती है कि पिज्जा मुझे डिलीवर कर दो। इसी बहाने वो आदमी कम से कम बिल्डिंग के अंदर तो घुस जाता है। के बाद वो पीछे से पार्किंग लॉट का गेट खोल देता है जिससे कि बाकी चोर अपनी गाड़ी से अंदर आ जाते हैं। आखिर में तीनों लोग मिलकर लूक के घर की तरफ बढ़ते हैं। लूक घबरा जाता है और आखिरकार डिटेक्टिव रीस को कॉल कर देता है। ये सब कुछ वो चोर सुन रहे थे। लूक रीस को अपने घर बुलाता है। ये सब सुनकर चोर कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। जारा भी लूक के घर तक पहुंच जाती है। लूक के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। लूक बाहर देखता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। तभी वो चोर जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। लूक अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है। जारा लूक को कॉल करती है लेकिन लूक अलमारी से निकलकर एक
चोर पर हमला कर देता है और फिर सीढ़ियों के रास्ते भागने लगता है। ज़ारा भी बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। चोर अपने घायल साथी को लिफ्ट में रख देते हैं जिससे लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता। इस वजह से ज़ारा लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाती। अब वो लोग अपना कैमरा भी उठा लेते हैं जो उन्होंने लूक के घर पे लगाया था। फिर वो अपने घायल साथी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। ज़ारा देखती है कि लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे चली गई थी। जैसे ही लिफ्ट वापस ग्राउंड फ्लोर पर आती है, ज़ारा खून देखकर डर जाती है। लूक दूसरे फ्लोर पर घूम रहा था और उसके पीछे एक चोर पड़ा हुआ था। ये देखकर लूक भागते हुए ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी दूसरा बदमाश उसे पकड़ लेता है। ज़ारा ये सब छुप कर देख रही थी, लेकिन उसमें अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर में वो लोग लूक को एक इंजेक्शन देते हैं और उसे घसीट कर वहां से ले जाते हैं। ज़ारा ये सब देखकर बस रोती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। लूक को किडनैप कर लिया जाता है। एक चोर जो पीछे रह गया था और जो डिलीवरी बॉय बनकर आया था, वो सारे सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर देता है। पुलिस उसे बाहर निकलते हुए देख लेती है। ज़ारा को वो दवाई मिल जाती है जो लूक को इंजेक्ट की गई थी और उस पर फिंगरप्रिंट का निशान था। फिर ज़ारा भी वहां से भाग निकलती है। रीस जैसे ही वहां पहुंचता है, वो खिड़की से ज़ारा को निकलते हुए देख लेता है। रीस इसी वजह से ज़ारा से पूछताछ करता है। उसका पहला सवाल यही होता है कि क्या तुम चोरी में शामिल थी? ज़ारा बोलती है नहीं, वो अब बस लूक के लिए फिक्र कर रही थी। तो रीस बोलता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। मेरे दोस्त को आरडीसी काम पर लगे हुए हैं। मेरा सवाल तुमसे ये है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? ज़ारा बताती है कि लूक ने मुझे कॉल किया था। वो बहुत डरा हुआ था और जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने लिफ्ट में खून देखा, इसलिए मुझे भागना पड़ा। रीस उससे पूछता है क्या लूक इस चोरी में शामिल था? क्या उसने तुम्हें पैसे ऑफर किए? ज़ारा कहती है नहीं। रीस फिर पूछता है क्या तुमने यहाँ कुछ देखा? छोटा सा भी सुराग हमारी मदद कर सकता है। ज़ारा ना में सिर हिला देती है। फिर ज़ारा को छोड़ दिया जाता है। लूक के घर को तहस नहस देकर रीस खुद को ब्लेम करने लगता है, मगर एली कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सर्विलेंस की गलती है। वो पूछती है कि ज़ारा के बारे में क्या सोचते हो? रीस कहता है वो जरूर इसमें इन्वॉल्व है, मगर अभी उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तुम जाकर उसे स्टेटमेंट ले लो। एली वहाँ लगे फोटोज की तस्वीरें लेती है। ज़ारा जब अपने घर लौटती है तो वो लूक को याद करती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है चोरी से कुछ दिन पहले का। ज़ारा और लूक ड्रिंक करने के लिए बाहर गए होते हैं वीकेंड में। लूक गुस्से में इन्वेस्टमेंट कमेटी वालों को देखकर कहता है कि ये लोग तो मिलियंस में छाप रहे हैं, लेकिन बदले में करते क्या है? और हम बदले में उनके लिए ट्रेड प्रोसेसिंग करते हैं, पर हमें क्या मिलता है? तभी वहाँ उन दोनों को वॉरेन और चियोमा ज्वाइन करती है। वॉशरूम में लूक ज़ारा से कहता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलते समय उसे कुछ लोग मिले थे जो पेंशन फंड हैक करने के बारे में सोच रहे हैं। उन दोनों को 100 ग्रैंड मिलेंगे, मतलब 100,000 पाउंड। और ज़ारा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि रकम बहुत कम थी और इतने कम पैसों के लिए जेल जाने का रिस्क वो नहीं ले सकती। लूक उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है मैंने वॉशिंगटन टोबैको कंपनी का नाम लिया है, उस ट्रेड से हम पैसा निकालेंगे। कहा जाए तो हम लोगों को कैंसर से बचाएंगे। सोचो उन पैसों से हम क्या क्या कर सकते हैं। लूक उदास होकर कहता है कि वो कर्ज में है और बर्बाद हो जाएगा। उन चोरों को सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। ज़ारा पूछती है 2 लोगों की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन पता है। लूक कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद ज़ारा ड्रिंक करके डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद लूक घर जाने लगता है। रास्ते में वो फिर से ज़ारा से कहता है कि रकम बहुत बड़ी है। सोच लो, इन्वेस्टमेंट कमेटी मोटा पैसा कमा रही है और हम क्या कर रहे हैं? हम पूरी जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। हम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारी माँ की तरह हो जाएगी। ये सुनते ही ज़ारा भड़क जाती और कहती है तुम भाड़ में जाओ, मैं मंडे को अपना टीम बदल लूंगी और इन्वेस्टमेंट वाली टीम में अप्लाई करूंगी। लूक कहता है वो लोग तुम पर हंसते हैं, तुम कभी सिलेक्ट नहीं होगी। ज़ारा कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगली सुबह वो इन्वेस्टमेंट कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग करती है, लेकिन आकर लूक को बताती है कि उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। आखिर में वो लूक के साथ प्लान में जुड़ने के लिए राजी हो जाती है, मगर वो कह देती है कि मैं उन लोगों से फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़ारा अपने इस बैक ऑफिस वाले काम से परेशान हो चुकी थी। रीस अपने बॉस से सर्विलेंस फुटेज निकालने की बात करता है। उसका बॉस कहता है पेपर वर्क भेज दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मतलब उसका बॉस भी लापरवाह था। उनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम में एक और ऑफिसर जुड़ता है जिसका नाम सैम है। वो सिक्योरिटी सर्विसेज से है, कहा जाए तो एक स्पाई है। सैम कहता है स्पाई कुछ ज्यादा हो गया, मैं बस एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। ज़ारा अपने घर पर VPN इस्तेमाल करके सर्च करती है कि खून वाले फिंगरप्रिंट्स को कैसे कॉपी किया जाए। वो यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी। रीस एक आदमी मैट को 20,000 पाउंड देता है। मैट उसे कहता है बाकी के पैसे 1 हफ्ते के अंदर मिल जाने चाहिए, वरना मैं वसूली वालों को भेजूंगा और वो तुम्हारे वर्दी से नहीं डरेंगे। रीस बिना कुछ कहे चला जाता है। वो लॉकमिल कैपिटल ऑफिस पहुंचता
है और वहाँ डैरेन से मिलता है। डैरेन बताता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नियम के मुताबिक ही हो रहा है। वो बोलता है कि मैं इनके कुछ पर्सनल बैंक अकाउंट्स देख रहा हूँ। लुक के 7 बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन किसी में कोई गड़बड़ी नहीं है। ज़ारा की बात करें तो उसके अकाउंट में भी पैसे कम हैं, लेकिन सब कुछ क्लीन है। डैरेन बताता है कि इन्वेस्टमेंट कमिटी साल के मिलियंस कमाते हैं और उतना ही बड़ा बोनस भी उन्हें मिलता है, और जो लोग यहाँ क्यूबिकल्स में बैठे हैं वो लोग साल का 30 से 40 हजार पाउंड्स कमा पाते हैं। मतलब अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट कमेटी जितना कमाना है तो उन्हें 30 साल काम करना होगा। रीस पूछता है चोरी हुए पैसों का क्या हुआ। डैरेन बताता है मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है, कुछ समय में पता चल जाएगा। डैरेन ये भी बोलता है कि कुछ और तरीके हैं जिनसे ये जानकारी जल्दी मिल सकती है, लेकिन उन तरीकों से मिली जानकारी को कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रीस उससे पूछता है जब तुम यहाँ काम करते थे तो किस डिपार्टमेंट में थे। डैरेन कहता है इन्वेस्टमेंट कमेटी, बहुत बोरिंग जॉब थी इसलिए छोड़ दी। रीस उससे कहता है जिस तरीके से भी पता लगाना चाहते हो करो, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर से। मैं तुम्हारे लिए वर्क फ्रॉम होम अप्रूव करवा रहा हूँ। ज़ारा फिंगरप्रिंट्स कॉपी करने के लिए मेडिकल स्टोर से कुछ केमिकल्स उठाती है। जब वो घर लौटती है तो उसे डिटेक्टिव एली और सैम मिलते हैं। ज़ारा बहाना बनाने लगती है कि वो सोई नहीं है और घर भी पूरा बिखरा हुआ है, तो किसी और दिन ये पूछताछ कर लेते हैं। एली कहती है नहीं, यही सही टाइम है। ज़ारा उन्हें घर के अंदर बुलाती है और वो लोग बातचीत करने के लिए बैठते हैं। रीस ज़ारा की माँ से पूछताछ के लिए पहुंचता है। वो बताती है कि मैं तो एक साइकेट्रिक नर्स हूँ, 12 घंटे काम करती हूँ और फिर 12 घंटे की छुट्टी मिलती है, और तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी ने 4 बिलियन पाउंड चुरा लिए। रीस कहता है नहीं। ज़ारा की माँ पूछती है तो तुम यहाँ आए क्यों हो। रीस कहता है मुझे लगता है ज़ारा खतरनाक लोगों के साथ उलझ गई है। ज़ारा की माँ कहती है कि उसकी बेटी बस एक मामूली सी लड़की है जो एक मामूली सी नौकरी करती है और दुनिया को दिखाती है कि उसके पास सब कुछ है, जबकि वो अंदर से खोखली हो चुकी है। वो आगे कहती है कि अगर इंटेलिजेंस और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक साथ हो तो इंसान क्या से क्या कर सकता है। तो अगर तुम्हारा सवाल ये है कि मेरी बेटी इस चोरी में शामिल है या नहीं, तो मेरा मानना यह है कि हो भी सकता है कि ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा प्लान ज़ारा ने ही बनाया हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। जब उसकी माँ ही डरपोक है तो बेटी कैसे हिम्मत वाली होगी। फिर वो बोलती है एक बात बताओ, मुझे तो लगता है कि तुम भी बिल्कुल उसी की तरह हो। रीस पूछता है उसके बारे में और कुछ पता है आपको। ज़ारा की माँ कहती है कुछ महीने से उनकी बातचीत बंद है, उसने ज़ारा को महीनों से नहीं देखा। रीस के जाने के बाद ज़ारा की माँ ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, क्योंकि आखिरी बार जब उसकी बेटी आई थी तो वो इसी कमरे में आई थी। इधर इंट्रोगेशन में ज़ारा बताती है कि वो बिल्डिंग में खून देकर भागने ही वाली थी। एली कहती है लेकिन सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम उस बिल्डिंग में करीब 10 मिनट तक थी, जबकि तुम कुछ और ही बता रही हो। एली आगे पूछती है तुमने अपनी हुडी क्यों चढ़ा रखी थी। ज़ारा कहती है क्योंकि काफी ठंड थी, लेकिन सैम फोन पर मौसम चेक करके बताता है कि उतनी भी ठंड नहीं थी, सिर्फ 15 डिग्री थी। स्टेटमेंट लिखने के बाद एली ज़ारा से पूछती है क्या तुम सच में यही स्टेटमेंट सबमिट करना चाहती हो, क्योंकि अगर तुमने साइन कर दिया तो बाद में लॉयर्स इसे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ारा कहती है नहीं, ये परफेक्ट है। ज़ारा के बैग में मेडिकल स्टोर से लाई हुई हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल रखी होती है, जिसे सैम देख लेता है मगर वो कुछ कहता नहीं। बाहर निकलकर एली सैम से कहती है इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी। सैम कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें लूक और उन पैसों को ढूंढना है, ज़ारा तो बस एक मोहरा है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लूक और ज़ारा चोरों से मिलने के लिए गए थे। वो लोग उन्हें समझाते हैं कि तुम हमें ट्रेडिंग के बारे में बताओगे और अपनी लॉगिन डिटेल्स दे दोगे, हमारे साथ काम करोगे तो 2 साल की कमाई तुम्हें कुछ ही मिनटों में मिल जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना। ज़ारा उनसे पूछती है तुम लोग इतना बड़ा क्राइम करने जा रहे हो, लेकिन ना तो मास्क पहना है तुम लोगों ने और ना ही अपना चेहरा छुपाया है, ऐसा लगता है कि काम होने के बाद तुम हमें मार दोगे। वो लोग बताते हैं बस हम भरोसा जीतना चाहते थे, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले। वो लोग ज़ारा से कहते हैं कि अच्छे से सोच लो और फिलहाल हम यहाँ से एक एक करके निकलेंगे। ज़ारा बाहर निकलती है जहाँ उसके लिए एक कैब इंतजार कर रही थी। गैंग से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखती है जो एक गाड़ी में बैठ जाता है। ज़ारा ड्राइवर से कहती है उस गाड़ी का पीछा करो, मैं तुम्हें इसके लिए 50 पाउंड एक्स्ट्रा दूंगी। काफी बहस के बाद ड्राइवर मान जाता है और पूछता है वो है कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ज़ारा उस आदमी को एक घर के अंदर जाते हुए देखती है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अब प्रेजेंट में आखिरकार ज़ारा फिंगरप्रिंट कॉपी कर लेती है। डैरेन आकर रीस को एक लिस्ट देता है जिसमें उन बैंक अकाउंट्स की डिटेल होती है जहाँ पैसे गए थे। वो एक शेल कंपनी की होती है और वो अकाउंट एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर का होता है। रीस सोचने लगता है कि आखिर एक हथियार बनाने वाला इन चोरी के पैसों से करेगा क्या। उसे समझ आ जाता है कि कोई है जो इन अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। रीस पूछता है तो अब करे क्या। वो बोलता है MI5 को बता दे, वैसे भी उनका एक एजेंट हमारे पुलिस स्टेशन में है। डैरेन बोलता है कि उनके पास तो पहले से भी इससे ज्यादा जानकारी होगी। इधर पुलिस स्टेशन में एली आकर रीस से कहती है ज़ारा जरूर इस चोरी में शामिल थी, लेकिन
सैम चाहता है कि उस पर नजर ना रखी जाए। एली को लगता है कि सैम चाहता है कि हम ज़ारा के करीब ना जाएं। वो कहती है मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, ऐसे इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगी। रीस कहता है तुम नॉर्मल बनी रहो, मैं कुछ करता हूँ। ज़ारा उस चोर के घर पहुंचती है और बेसमेंट में जाकर एक टेबल के पास वही दवाई वाली बोतल रख देती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ज़ारा कहती है यहाँ एविडेंस रख दिया है, चाहती तो पुलिस को भी दे सकती थी। आदमी पूछता है यहाँ का एड्रेस तुम्हें कैसे मिला। ज़ारा घबराते हुए कहती है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसके बाद वो वहां से भागने लगती है। बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो देखती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। वो तुरंत एक बार में घुस जाती है, लेकिन कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो दोबारा भागती है, नीचे बेसमेंट में जाती है। वहां से वो मेन रोड पर निकलती और अचानक दौड़कर एक बस में चढ़ जाती है। वो तो एकदम डरी हुई थी, इसीलिए अपनी माँ को कॉल करती और पूछती है क्या आज रात आपके घर पर रह सकती हूँ। माँ बोलती है आज तो मेरी नाइट शिफ्ट है, कल आ जाना। ज़ारा मान जाती है। इधर रीस अपने बॉस से पूछता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद करने की कोशिश क्यों हो रही है, आखिर वजह क्या है। बॉस बताते हैं मुझे धमकी मिल रही है, अगर इस केस के बाद भी तुम पुलिस में रहना चाहते हो तो बिना मेरा नाम बाहर लाए पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस केस का इंचार्ज सही सलामत बचेगा या नहीं, खासकर तुम जैसा आदमी। रीस पूछता है इसका क्या मतलब है। बॉस कहता है तुम कर्ज में डूबे हुए हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सबकी नजरों में आ जाएगी, इस केस से रिजाइन कर दो, इसी से तुम बच पाओगे। ज़ारा फिर भी अपनी माँ के घर पहुंच जाती है और उसकी माँ घर पर ही होती है। वो नाइट शिफ्ट पर नहीं गई। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ, वो चीज ऊपर नहीं है, तुम महीनों से गायब थी, फिर अचानक चली आई। तुम्हारी कंपनी के लूटे जाने के अगले ही दिन तुम 4 बिलियन पाउंड मेरे घर में छुपा देती हो, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। ज़ारा कहती है उसमें 4 बिलियन पाउंड नहीं है। माँ कहती है मैंने पूरा दिन कोल्ड वॉलेट के बारे में पढ़ा है। ज़ारा कहती है तो फिर आपको ये भी पता होगा ना कि कोल्ड वॉलेट मेरे पासवर्ड के बिना सिर्फ एक डब्बा है। उसकी माँ जवाब देती है हाँ, और उस डब्बे के बिना तुम अपने पासवर्ड का क्या करोगी। फिर कहती है इसलिए चुपचाप सच बताओ। ज़ारा अपनी माँ से पूछती है आप चाहती क्या हो। माँ कहती है बस थोड़े से पैसे। ज़ारा रोते हुए कहती है मुझे लगता है जिन लोगों से मैं मिली हूँ वो मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनके साथ डील करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मुझे वो कोल्ड वॉलेट चाहिए ताकि मैं इस देश को छोड़ सकूं। पैसों के बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे वो वॉलेट दे दीजिए। जब सारा मामला शांत हो जाएगा तो मैं आपको भी कुछ पैसे दे दूंगी। माँ कहती है अगर मैं तुम्हें कोल्ड वॉलेट दे भी दूं तो तुम भाग जाओगी और वापस कभी नहीं आओगी। फिर पूछती है उसमें कितने पैसे हैं, ये तो बता ही सकती हो ना। ज़ारा कहती है 1 मिलियन। माँ कहती है सच बताओ, 4 बिलियन की चोरी हुई और तुम्हें सिर्फ 1 मिलियन मिला। ज़ारा कहती है 5 मिलियन। माँ कहती है तो फिर 1 मिलियन मुझे दो, बाकी के 4 मिलियन तुम रख लो। ज़ारा गुस्से में उठकर जाने लगती है तो उसकी माँ कहती है मुझे ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, हॉस्पिटल की पूरी पेंशन तुम्हारे कंपनी में जाती थी और तुमने मेरे पेंशन के साथ क्या किया, इसीलिए अपना ये गुस्सा मुझ पर मत दिखाओ। फिर वो कहती है अपने घर जाओ, थोड़ा आराम करो, बाद में बात करेंगे। ज़ारा जाते जाते कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगले सुबह जिंदा रहूंगी या नहीं। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लोग उसके घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन सही समय पर रीस आ जाता है और उसे लिफ्ट देकर उसकी जान बचाता है। ज़ारा कहती है मैंने सोचा था मैं उनके साथ सुलह कर लूंगी। रीस पूछता है बताओ वो कौन थे। ज़ारा कहती है जरूर वो चोर होंगे। रीस कहता है वो लोग चोर नहीं, वो लोग MI5 थे। ये सुनकर ज़ारा चौंक जाती है। ज़ारा अभी भी देखती है कि वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। रीस बोलता है कि MI5 बस तुम्हें पकड़ना चाहती है और उसके बाद हो सकता है कि वो तुम्हें मार डाले या गायब कर दें। ये सुनकर ज़ारा बहुत डर जाती है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे घर पर होंगे। तभी ज़ारा गाड़ी रोकने के लिए बोलती है कि गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। रीस गाड़ी रोकता है और बोलता है कि वो ज़ारा पर नजर रखना चाहता था, लेकिन MI5 ने उसे मना कर दिया। उसे लगता था शायद ज़ारा उनके लिए काम कर रही थी, मतलब चोरों के लिए, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसे पता चला कि MI5 खुद ज़ारा के पीछे पड़ी हुई है। ज़ारा बोलती है मैंने तो कुछ किया भी नहीं। रीस बोलता है तुम क्रिमिनल हो, तुमने उन चोरों की मदद की थी। ज़ारा सच बता देती है कि उसने बस उन्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी और उन लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ हैक करेंगे, लेकिन चोरी इतनी बड़ी होगी ये तो उसे भी नहीं पता था। नदी किनारे कॉफी पीते वक्त रीस उसे बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद किया जा रहा है और उसे केस छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। वो कहता है कि उनका दुश्मन एक है और मकसद भी एक, तो क्यों ना दोनों मिलकर काम करें। ज़ारा पूछती है तो तुम उन्हें पकड़ लोगे, उसके बाद क्या। रीस बोलता है कोर्ट में यही बताना कि तुम्हें बस इतना ही पता था कि वो लोग हैक करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ये भी कहता है कि अगर चोर जेल में होंगे तो MI5 तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगी, लेकिन ज़ारा फिर भी नहीं मानती, उसे बहुत डर लग रहा था। रीस कहता है ठीक है तो फिर तुम खुद को संभालो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, शायद वहाँ MI5 अभी भी हो, वो तुम्हें मार सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं, मुझे क्या। ये सुनकर ज़ारा पूछती है तुम्हें इससे फायदा क्या होगा। रीस बोलता है मेरी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद नहीं होगी। ज़ारा
कहती है मतलब तुम मेरा इस्तेमाल करोगे अपने फायदे के लिए। रीस जवाब देता है मैं पुलिस हूँ, देखा जाए तो तुम भी मेरा इस्तेमाल करोगी। इसके बाद वो जारा के साथ चोरों के ठिकाने पर आता है। रीस अंदर जाकर चेक करता है और जारा गाड़ी में रहती है। तभी जारा को रीस का ड्राइविंग लाइसेंस दिखता है। उसी समय वहां पर एक गाड़ी आ जाती है और जारा की तरफ मुड़ जाती है, जिससे जारा घबरा जाती है। वो जोर से हॉर्न बजाती है तो वो गाड़ी साइड से चली जाती है। आवाज सुनकर रीस बाहर आता है और बताता है कि अंदर तो सब कुछ खाली था, जैसे एकदम साफ कर दिया गया हो। वो बोलता है कि अब तुम्हारे लिए रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, तुम्हारे ऑफिस के ही आसपास। रीस बताता है कि इन्वेस्टमेंट वाले पैसे कैश में बदलने के लिए किसी बड़े पोजीशन वालों की जरूरत होती है, मतलब हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट कमेटी से जुड़ा हो। वो जारा से पूछता है क्या मीटिंग के कुछ नोट्स मिल सकते हैं। जारा कहती है वो नोट्स बस नेटवर्क ड्राइव में होते हैं, जिनका एक्सेस सिर्फ इन्वेस्टमेंट कमेटी के लोगों के पास होता है। रीस जारा से कहता है क्या वो उस नेटवर्क ड्राइव का एक्सेस पा सकती है। फिर रीस जारा को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि अगर MI5 से बचकर रहना है तो भीड़ में रहना और बाहर अपना फोन इस्तेमाल मत करना। जारा बताती है कि एक रास्ता है, जॉर्ज को उसका पासवर्ड याद नहीं रहता और उसने सारे पासवर्ड की लिस्ट डाली हुई है। वो चाहे तो पासवर्ड की लिस्ट निकलवा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जारा ने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए लीव ले रखी है। रीस कहता है तो फिर वापस चली जाओ, बोल देना कि मन बदल गया। जारा रीस को चोर के हाथ का फिंगरप्रिंट दे देती है। ये देखकर रीस चौंक जाता है, पूछता है ये तुमने कैसे किया। जारा बोलती है यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखा था। रीस बोलता है इतना करने की क्या जरूरत, बस एक फोटो ले लेती, वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। फिर मजाक में बोलता है वैसे चैनल को तुमने लाइक सब्सक्राइब तो नहीं कर दिया ना। इस पर दोनों ही मुस्कुराते हैं। फिर जारा अपने होटल के कमरे में चली जाती है। अगली सुबह हम चोर गैंग को देखते हैं। एक आदमी सबको जारा का वीडियो दिखाता है जब वो दवाई उनके ठिकाने पर छोड़कर गई थी। उस दवाई पर फिंगरप्रिंट भी होता है। लंदन गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि आखिर ये उसके हाथ कैसे लगा। सब उस आदमी स्नाइपर की तरफ देखते हैं जो लूक को किडनैप करने के लिए गया था। वो आदमी बहाना बनाता है कि लड़ाई के वक्त दवाई गिर गई थी और उसका फिंगरप्रिंट उसी पर रह गया था। लूक वहीं पर कैद होता है और वो सब कुछ सुन रहा था। ग्लासेस चिंता करती है कि अगर उस लड़की को हमारे ठिकाने के बारे में पता चल गया तो पता नहीं उसे हमारे बारे में और कितना कुछ मालूम होगा। गुस्से में स्नाइपर लूक को लेकर सबके सामने आता है और उसे पूछता है तुम्हारे दोस्त को हमारे बारे में कितना पता है और उसे हमारे ऑफिस के बारे में कैसे पता चला। लूक कहता है मुझे नहीं पता। इधर रीस फिंगरप्रिंट लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आइजैक के पास जाता है। वो चाहता है कि फिंगरप्रिंट को बिना रिकॉर्ड में डाले इसके बारे में पता लगाया जाए। बहुत कहने के बाद आइजैक मान जाता है। मैट जिसे रीस को बहुत सारे पैसे देने थे उसे मैसेज करके याद दिलाता है कि रीस के पास अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। अगले दिन जारा ऑफिस चली जाती है और अपने सीनियर से बहाना बनाती है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए ऑफिस में काम करना चाहती है, क्योंकि अकेले रहने से उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो बहाना बनाती है कि वो अपने पुराने सीट पर नहीं बैठना चाहती क्योंकि वही सब कुछ हुआ था। वो चाहती है कि उसे जॉर्ज का ऑफिस मिले, लेकिन इसकी परमिशन उसे नहीं मिलती। उसे एक दूसरा केबिन दिया जाता है। रीस एक आदमी से मिलने आता है और उसे लोन मांगता है। यहाँ में पता चलता है कि रीस पर करीब 100,000 पाउंड का कर्ज है। रीस पुलिस स्टेशन आता है और अपने बॉस और सैम को झगड़ते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि न्यूज में ये बात फैल चुकी है कि जो पैसे चोरी हुए थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन टोबी गोल्ड के अकाउंट में गए थे, जो कि आर्म्स डीलर भी है। सुना गया है कि एक जर्नलिस्ट को एनोनिमस मेल आया था और उसी से ये जानकारी मिली। बॉस उन दोनों से कहता है कि जाकर जर्नलिस्ट से बात करो, टोबी का भी इंटरव्यू लो और पैसे वापस लेकर आओ। इधर जारा ऑफिस में बहाना बनाती है कि उसे जॉर्ज से मिलना है। डालिया रूटीन देकर बताती है कि वो सुबह 9:45 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिल सकती है। जारा फिर बहाना बनाती है कि मेरा सिर बहुत दर्द दे रहा है, क्या तुम कुछ खाने के लिए ला सकती हो। डालिया बिस्किट्स लाने चली जाती है और जारा कंप्यूटर से एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवा लेती है। डालिया कुकीज लेकर आती है। जारा एक उठा लेती है और फिर प्रिंट आउट लेने चली जाती है। वहीं इन्वेस्टमेंट कमेटी की केट भी होती है। केट जारा से पूछती है क्या तुम्हें लूक के बारे में कुछ पता चला। जारा कहती है नहीं। इधर हम लूक को देखते हैं जो वॉशरूम जाने के लिए निकलता है। वो एक लड़के जूनियर से पूछता है वैसे तुम्हें कितना मिलने वाला है। मेरे पास तो 5 मिलियन पाउंड है। जूनियर कहता है हमें तो उससे भी ज्यादा मिलने वाले हैं। रीस सैम और डैरेन देश के सबसे बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर टोबी गोल्ड से मिलने जाते हैं, जिनके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर हुए थे। टोबी पूछता है आखिर मुझे इन सब में क्यों घसीटा जा रहा है, मुझे तो उन पैसों के बारे में कुछ पता भी नहीं। सैम कहता है हमें बस आपके अकाउंट का एक्सेस चाहिए। टोबी इसके लिए मना कर देता है। वहीं बैठी असिस्टेंट बताती है कि वैसे भी अकाउंट की जानकारी लेकर कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि पैसे आने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही वापस ट्रांसफर हो गए थे। वो कहती है कि वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सच बताए तो उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये आम लोगों की पेंशन के पैसे थे, लेकिन अब उनके पास वो पैसे लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। डैरेन उनसे कहता है अगर ऐसा है तो फिर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, वरना लोग मानेंगे नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री आपसे कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेंगे। टोबी डैरेन की बेइज्जती करने लगता है, कहता है तुम तो बस एक मामूली सा अकाउंटेंट हो, तुम मुझे मत सिखाओ। डैरेन उल्टा जवाब देता है, मेरे पास ऐसी डिग्री है जो दुनिया में 100 लोगों से भी कम के पास है। मैं कोई साधारण अकाउंटेंट वाली क्वालिफिकेशन नहीं रखता। और ये भी बता दूं कि मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, आपके बच्चों ने नहीं। टोबी का मुंह बंद हो जाता है और वो तीनों को बाहर निकाल देता है। बाहर आकर रीस उसे पूछता है, तुमने अंदर जो बोला क्या वो सब सच था? डैरेन कहता है, मेरे पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे, 30 साल तक उन्होंने मछली बेची और मैंने जो कहा वो सब कुछ सच था। इतने में असिस्टेंट बाहर आती और कहती है, अंदर जो भी हुआ ना उसके लिए सॉरी। वो बताती है कि बैंक स्टेटमेंट एक सिक्योर ईमेल के जरिए भेज दी जाएगी। असिस्टेंट ये भी बताती है कि जब 10 मिनट बाद पैसे निकाले गए तो अकाउंट में पहले से भी जो पैसे थे वो सब भी निकाल लिए गए। रीस पूछता है, पहले से कितना था? असिस्टेंट कहती है 147 मिलियन। इसके बाद हम फिर से उन चोरों को देखते हैं। स्नाइपर डरा हुआ था कि कहीं ज़ारा को इस ठिकाने के बारे में भी पता न चल जाए। लंदन उसे समझाता है कि जो प्लान है उसी पर टिके रहेंगे जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पैसे लेकर निकल जाएंगे। स्नाइपर चिल्लाने लगता है, आखिर हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं? उसे तो हमने देखा तक नहीं। ग्लासेस उसे कहती है, शांत हो जाओ, खुद को बिजी रखो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। लूक ये सब देख रहा था। शाम को जब सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं, ज़ारा जॉर्ज के केबिन में आती है। उसके पासवर्ड की जो लिस्ट थी उससे वो लॉगिन करती है और छानबीन करने लगती है। जब स्नाइपर लूक को खाना देने आता है तो लूक उसे कहता है, मैंने सुना तुमने उन लोगों से क्या कहा था और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ ज्यादा देर रहे तो पकड़े जाएंगे। स्नाइपर बिना कुछ कहे दरवाजा लॉक करके चला जाता है। रीस को उस बूढ़े आदमी का मैसेज आता है जो बताता है कि लोन नहीं मिलने वाला। इधर ज़ारा कंप्यूटर पर कुछ देख रही थी, तभी उसे रीस का कॉल आता है। रीस बताता है कि उसे कुछ बात करनी है। ज़ारा बोलती है, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ, यहीं आ जाओ। ज़ारा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने लगती है, तभी वहाँ मार्टेल और माइलो आ जाते हैं। मार्टेल का कुछ सामान रह गया था। माइलो नोटिस करता है कि प्रिंटर ऑन है लेकिन नजरअंदाज करके चला जाता है। समय बाद रीस पहुंचता है और ज़ारा को केबिन में काम करते हुए देखता है। ज़ारा कहती है कि ट्रॉमा में होने का यही फायदा है। अब ज़ारा और रीस एक दूसरे से दोस्त की तरह बिंदास बातें करने लगते हैं। रीस बताता है कि ज़ारा पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसे लगा कि उसका अकेला होटल जाना शायद ठीक नहीं होगा। ज़ारा बताती है कि उसने जितना कुछ देखा है उसके हिसाब से उसका शक केट पर जा रहा है। रीस ज़ारा की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मगर ज़ारा अब पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो बोलती है कि मैं पूरा दिन यहीं बैठी रही और उसके बाद मुझे होटल जाना पड़ेगा, क्या हम बाहर जाकर कहीं खाना नहीं खा सकते? रीस कहता है, तो चलो, एक प्राइवेट जगह मुझे पता है। रीस ज़ारा को एक बहुत ही अजीब सा रेस्टोरेंट लेकर आता है जो एकदम खाली था। रीस बताता है कि वो यहाँ पोकर खेलने के लिए आता है। खाना खाते हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं। रीस बताने लगता है कि ल्यूक के घर पर ही मैंने पकड़ लिया था कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम झूठ काफी अच्छा बोलती हो, तुम पोकर अच्छा खेलोगी। ज़ारा बोलती है, नहीं, ये सब मेरे बस का नहीं। रीस मजाक में बोलता है, और फिर भी तुम इतने बड़ी चोरी में इन्वॉल्व हो गई। ज़ारा हंसकर कहती है, मुझे नहीं पता था ये चोरी इतनी बड़ी हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा करने को सोचा और सब कुछ बैकफायर हो गया। रीस कहता है, पोकर ऐसे ही खेला जाता है, ज्यादा सोचोगी तो हार जाओगी। ज़ारा कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, कुछ भी सही नहीं हो रहा। रीस पूछता है, तो फिर चोरी में शामिल क्यों हुई थी? ज़ारा कहती है, शायद लूक को चुप कराने के लिए। उसने मुझे 100 ग्रैंड देने का ऑफर दिया था जो मुझे कभी नहीं मिला, तभी तो सोचती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। रीस पूछता है, तो फिर 4 बिलियन चुराने के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? ज़ारा 5 मिलियन के बारे में उसे नहीं बताती। होटल पहुंचने के बाद रीस ज़ारा से कहता है, खुद पर भरोसा रखो, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत स्मार्ट हो और सिर्फ मैं ही ये नहीं सोचता। ये सुनकर ज़ारा पूछती है, तो फिर और कौन है जो मेरी तरफदारी करता है? रीस बोलता है, तुम्हारी मॉम। ज़ारा चिल्लाने लगती है, तुम मेरी मॉम से मिलने क्यों गए थे? फिर गुस्से में कहती है, मेरी मॉम के वजह से मुझ पर तरस मत खाना। वो वापस लौटती और कहती है, मुझे बेचारी मत समझना, मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ। अगले दिन ऑफिस में ज़ारा कुछ सिमुलेशंस रन करती है और उसकी नजर केट और माइलो पर जाती है। रीस भी उसे कॉल करके रात के लिए माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता। ज़ारा लंच करने आती है, तभी उसके सामने एक आदमी बैठा था और उसे कहता है, तुम्हारे राइट में जो आदमी बैठा है उसके हाथ में एक सिरिंज है, उसमें जहर है, तुम 10 मिनट में मर जाओगी, ऐसा लगेगा जैसे हार्ट अटैक से मरी हो, किसी को शक नहीं होगा और ये सब मेरे इशारे पर होगा। ज़ारा पूछती है, क्या तुम MI5 से हो? वो आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, अब जल्दी से अपना खाना खत्म करो और फिर उन दोनों के साथ बाहर जाकर टैक्सी में बैठ जाओ। डर के मारे ज़ारा वैसा ही करती है। टैक्सी के अंदर एक आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी। ये देखकर तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है।
अब हम फिर से चोरों के ठिकानों को देखते हैं। स्नाइपर यहाँ रह रहकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो ल्यूक के लिए खाना लेकर आता है और बोलता है अब बोलना शुरू करो। ल्यूक कहता है मुझे पता है तुम्हें पैसे नहीं मिले, लेकिन मेरे पास 5 मिलियन पाउंड है, आधा आधा बांट लेते हैं। स्नाइपर कहता है 2.5 मिलियन बहुत कम है, इससे ज्यादा तो 2 दिन यहाँ बिताकर मिल जाएंगे। ल्यूक उसके कान भरने लगता है, लेकिन 2 दिन बाद तुम्हें ये लोग पैसे देंगे भी या नहीं, या तुम जिंदा रहोगे भी या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो 2.5 मिलियन तो पक्का मिलेंगे। स्नाइपर बिना कुछ कहे जाने लगता है तो लूक उसे पूरे 5 मिलियन का ऑफर दे देता है, बस अपना 5 मिलियन नहीं, जारा का। इधर जारा MI5 हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहां उसे एक औरत मिलती है जो कहती है चलो टहलते हुए बात करते हैं। वो औरत बताती है देखो हमें पता है कि तुम उस चोरी में शामिल थी और तुम रीस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन चला रही हो। हमें अपना दोस्त समझो और सब कुछ बता दो। हम भी यही चाहते हैं कि जब लोग अगली सुबह उठें तो उन्हें किसी टेररिस्ट अटैक जैसी चीजों का सामना ना करना पड़े। जारा पूछती है अगर मैं ना बताऊं तो? औरत कहती है तो फिर हम तुम्हें मरवा देंगे, ऐसा लगेगा कि तुम्हें हार्ट अटैक आया था। जारा डर जाती है, बताने लगती है मुझे लगता है कोई सीनियर इस काम में शामिल है। वो कौन है मुझे नहीं पता, इसके लिए मुझे 1-2 दिन चाहिए। औरत कहती है ये सब होने के बाद हम तुम्हें एक नई पहचान दे सकते हैं, एक नया फ्यूचर। जारा पूछती है इसके लिए मुझे क्या करना होगा? औरत कहती है तुम्हें बस हमें सब कुछ बताना पड़ेगा, अपने पुलिस बॉयफ्रेंड को मत बताना। जारा बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। औरत कहती है रीस बहुत बड़ा जुआरी है, कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है वो एक अच्छा इंसान है? तुम उसका इस्तेमाल कर रही थी या वो तुम्हारी मदद कर रहा था? अब मामला बहुत बड़ा हो चुका है, अब बात सर्वाइवल की है, इसलिए जल्दी डिसाइड कर लो इस जुआरी के साथ हो या हमारे साथ। रात में जब जारा ऑफिस में होती है रीस उसे कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। न्यूज से उसे पता चलता है कि टोबी ने मीडिया को बयान दिया है कि उस चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं था। तभी अचानक जारा रीस के घर पहुंच जाती है। रीस उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? जारा कहती है तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में देख लिया था। जारा उसे सीधे पूछती है तुम पर कितना उधार है? साफ है कि तुम जुआरी हो और तुम्हें नुकसान हुआ है। रीस साफ कर देता है मेरी नजर तुम्हारे पैसों पर नहीं है। फिर वो आगे कह देता है कि मुझे 100,000 पाउंड से थोड़ा कम चुकाना है, वो भी 1 हफ्ते से कम समय में। जारा पूछती है तो अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो क्या तुम लोगे? रीस बोलता है हाँ। जारा चिल्लाती है तो फिर तुमने जो कुछ भी किया वो झूठ था, तुम मेरे पैसों के पीछे थे। रीस दिल खोलकर कहता है मेरे पास सिर्फ यही है, मेरी नौकरी, इसलिए मैं किसी भी तरह सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं। अगर पुलिस की नौकरी मेरे हाथ से गई तो पोकर मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। फिर वो पूछता है क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? जारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे माफी मांगती है। रीस कहता है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों बिना वक्त गवाए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों सोकर उठते हैं रीस को फिंगरप्रिंट रिपोर्ट मिलती है और कुछ मैचेस मिलते हैं। वो जारा से कहता है तुम फोटोज देखो, मैं चाय बनाकर आता हूँ। जारा उन फोटोज में से एक को पहचान लेती है। रीस जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो एली उसे बताती है खबर मिली है कि पैसे कुछ गैरकानूनी ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं जो चांसलर के बनाए हुए फैमिली ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। न्यूज में भी ये सब चल रहा होता है। जारा भी ये न्यूज देख रही होती है। वेन आकर उससे पूछता है तुम कल पूरे दिन रिस्क सिमुलेशन चला रही थी, क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? जारा बहुत बहाने बनाती है, कहती है कि अभी तो आधा ऑफिस छुट्टी पर है तो सोचा कि एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। वेन उसकी बात मान लेता है, लेकिन बोलता है तुम जब जब सिमुलेशन रन करती हो तब सर्वर ब्लॉक हो जाता है और कोई कुछ चला नहीं पाता, इसीलिए सब कंप्लेंट कर रहे थे, आगे से ये सब मत करना। उसे ये भी पता चलता है कि जब भी कोई सिमुलेशन रन करता है तो उसका रिकॉर्ड लॉग में सेव हो जाता है। जारा तुरंत लॉग चेक करती है और उसे माइलो का नाम मिलता है। इसके बाद वो माइलो के पास जाकर आंखों में आंखें डालकर उसे कह देती है मुझे पता है ये सब तुमने किया। इधर रीस एली को उस चोर की फोटो दिखा देता है। एली गुस्से में है और कहती है ये सब तुमने इलीगल तरीके से किया है, तुम अपने सीनियर से क्या कहोगे? तुमने इस चोर को कैसे ढूंढा? रीस कहता है हमें बस किसी तरह इस चोर को पकड़ना है और मीडिया में ये खबर देनी है। अगर हम कुछ भी ऑफिशियली करेंगे तो MI5 बीच में घुस जाएगी और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सोचने के बाद एली मान जाती है। रीस बताता है कि इस चोर का नाम मॉर्गन है, वही स्नाइपर जिसे हमने पहले देखा था। इसकी उम्र 48 है, 3 साल पहले ही जेल से छूटा है। इसकी एक्स वाइफ है जो औरतों वाले जेल में बंद है और उसकी एक बेटी है जो केयर होम में रहती है। इधर माइलो कबूल करता है कि वो उन चोरों से पहले भी बात कर चुका है, लूक से पहले, लेकिन वो उनसे कभी फेस टू फेस मिला नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि चोरी इतनी बड़ी हो जाएगी। मतलब साफ है माइलो भी जारा की तरह इस चोरी में फंस चुका है। रीस और एली जेना से मिलने केयर होम जाते हैं जो मॉर्गन मतलब के स्नाइपर की बेटी है। रीस जेना से पूछता है तुम्हें पता है तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो कहती है नहीं। इधर जारा माइलो के घर आती है। उसका इतना बड़ा आलीशान घर देखकर जारा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पूछती है तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर चोरी करने
करने की क्या जरूरत थी? माइलो कहता है मेरे सिर पर लोन है, वो भी तो चुकाना है। जारा पूछती है तुम्हें कितना मिला? माइलो बताता है 20 मिलियन। फिर माइलो खुद को जस्टिफाई करने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बोरिंग मीटिंग्स करता करता 60 साल का होना चाहता हूँ? मैं 35 की उम्र में रिटायर होना चाहता हूँ, वो भी अमीर बनकर। मुझे आजादी चाहिए और आजादी का मतलब पैसा है। जारा देखती है कि वहाँ पेपर स्प्रे रखा हुआ था। माइलो कहता है जिनसे हम डील कर रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, इसलिए रखना पड़ता है। मैंने तो गन भी ऑर्डर की है, तुम चाहो तो ये स्प्रे रख सकती हो। जारा पूछती है लूक कहाँ है? माइलो कहता है मुझे नहीं पता। माइलो जारा को एक फोन देता है जिसमें असली मास्टरमाइंड का नंबर था। जारा जानने लगती है लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि इस काम के लिए 2 लोग काफी थे। फिर भी जबरदस्ती जारा को चोरी में घसीटा गया। उसे साफ साफ समझ आ जाता है कि आखिर में उसे ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। माइलो तब सच बताता है कि उसे और लूक को पता था कि चोर बंदूक लेकर आएंगे और हैक करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतना सारा पैसा चुरा लेंगे। उन्हें ये भी पता था कि अगर जारा को सच पता चला तो वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए उसे कुछ भी बताया नहीं गया। लेकिन आखिर में लूक की हालत खराब हो गई और वही बलि का बकरा बन गया। माइलो बताता है उन्हीं लोगों ने तुम्हें चुना था। जारा पूछती है क्यों? माइलो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक थ्योरी थी। मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें लास्ट में मार देते और ऐसा दिखाते कि तुमने खुद को खत्म कर लिया। मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता, तुम सस्पेक्ट बन जाती, क्योंकि तुम हो भी तो ऐसी ही। जारा पूछती है ऐसी ही, इसका क्या मतलब है? माइलो कहता है तुम एक बोरिंग सी जॉब करती हो, वीकेंड पर पार्टी करती हो और इतना पी लेती हो कि कुछ होश में नहीं रहता। कहा जाए तो तुम ऑफिस की सबसे बड़ी लूजर हो, इसलिए तुम्हें फंसाना आसान था। ये सुनकर जारा टूट जाती और कहती है तुमने सही कहा, मैं ऐसी ही हूँ। वो जाने लगती और कहती है मुझे लगा था कि मैं खुद को जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन दूसरों की नजर में मैं तो बस एक लूजर थी। माइलो से पूछता है अच्छा ये सब छोड़ो, लेकिन तुम अब मेरे बारे में MI5 को बताओगी तो नहीं ना? जारा कहती है मैं वही करूंगी जो सही होगा। फिर वो एक कीमती वास तोड़ देती है और बुरा मत मानना कहकर चली जाती है। कुछ समय बाद उसे रीस का कॉल आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो MI5 वाली औरत का दिया हुआ नंबर कार्ड देखने लगती है। इधर रीस और एली मॉर्गन का पता लगाने में कामयाब होते हैं, जिससे उन्हें चोरों का ठिकाना मिल जाता है। स्नाइपर आकर लूक से कहता है सब लोग बाहर गए हैं, हम दोनों को तुरंत निकलना पड़ेगा। लूक जैसे ही कमरे से बाहर आता है वो देखता है कि स्नाइपर ने जूनियर को मार दिया था। मौका देखकर लूक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटता है। जारा MI5 की उसी औरत से मिलती है और माइलो के बटन वाले फोन से मिला हुआ नंबर उसे देती है। वो कहती है यही वो इंसान है जो इस चोरी का मास्टरमाइंड है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता, सिर्फ यही एक नंबर है। औरत जारा पर भरोसा कर लेती है और फिर उसे फ्यूचर में जीने के लिए नए डॉक्यूमेंट्स, नया नाम, सब कुछ दे देती है। लेकिन वो उसे सावधान भी कर देती है कि अगर तुम्हारा दिया हुआ ये नंबर गलत निकला तो ये सारी डिटेल्स रेड फ्लैग हो जाएंगे और तुम्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। जारा अपने डॉक्यूमेंट्स देखती है जिनमें उसका नया नाम क्लोई होता है। औरत कहती है तुम्हारे पास देश छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। फिर वो पूछती है तुमने रीस को छोड़कर हमें क्यों चुना? जारा जवाब देती है क्योंकि मुझे नई पहचान चाहिए थी। जारा पूछती है अगर आपको पता चला कि मास्टरमाइंड कौन है तो क्या आप मुझे बताएंगे? औरत कहती है नहीं। जारा कहती है तो फिर सबको मार देना, लूक को भी। इधर जब बाकी चोर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लूक और स्नाइपर गायब है। जारा अपने माँ के घर आती है कोल्ड वॉलेट लेने के लिए। कोल्ड वॉलेट कनेक्ट करते ही वो देखती है कि उसका बैलेंस 0 हो चुका था। वो अपनी माँ से पूछने लगती है बैलेंस 0 क्यों दिखा रहा है? आपने कुछ किया था क्या? सारा पैसा उड़ कैसे गया? ये सुनते ही माँ घबरा जाती है और ऐसे ही लैपटॉप पर बटन दबाने लगती है। जारा गुस्से में अपनी माँ को धक्का दे देती और चिल्लाती है ये सब आपकी वजह से हुआ, मैंने इतना कुछ सहा लेकिन आखिर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो अपना कोल्ड वॉलेट तोड़ देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती हम देखते हैं कि जारा के बैग में एक दूसरा कोल्ड वॉलेट होता है और उसमें 5 मिलियन बैलेंस था। रीस और एली जैसे ही चोर के ठिकाने तक पहुंचते हैं वहां पहले से ही पुलिस पहुंच चुकी होती है। रीस को एली पर शक होने लगता है और कि उसने पहले ही किसी और को खबर दे दी थी और उसके साथ धोखा किया है। सैम उन दोनों को बताता है कि घर पूरा खाली है, सब लोग भाग चुके हैं। वैसे तुम दोनों को यहाँ की खबर कैसे मिली? रीस कहता है एक खबरी ने दी थी। वो सैम से पूछता है और तुम्हें किसने दी? सैम उससे कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से ही क्यों नहीं पूछते? फिर सैम कहता है तुम वापस चलो, तुम्हें सस्पेंड करना है। रीस अपने घर आता है, बाहर उसे जारा इंतजार करते हुए दिखती है। रीस को पता होता है कि जारा ने MI5 के साथ हाथ मिला लिया है। जारा बोलती है MI5 ने मुझे नई पहचान दी है और मैं मना नहीं कर पाई। मुझे ये भी पता चला कि मुझे इन सब में शामिल क्यों किया गया। अब मैं पहले वाली जारा नहीं बन सकती और मुझे अफसोस है कि तुम भी इस सब में फंस गए। जारा कोल्ड वॉलेट निकाल कर बोलती है इसमें 5 मिलियन है, इसमें से तुम कुछ रख लो, तुम्हें पैसों की जरूरत है। रीस गुस्से में कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद सकती हो? क्यों ना मैं तुम्हारी पोल खोल दूं। वो फिंगरप्रिंट
ये पैसे तुम्हारी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया, मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ, तो अब बताओ कितने में खरीदोगी मुझे। जारा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। रीस उसे कह देता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोकने की या फंसाने की कोशिश नहीं करूंगा। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। जारा होटल का जो पैसा बाकी रह गया था वो लौटाकर चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, स्नाइपर उस पर बंदूक ताने खड़ा हो जाता है। स्नाइपर उसे बंदूक दिखाकर कोल्ड वॉलेट देने को बोलता है, नहीं तो वो लूक को मार देगा। जारा बोलती है ये मेरा दोस्त नहीं है और वैसे भी तुम तो मुझे मार ही दोगे। लेकिन जैसे ही स्नाइपर लूक को मारने वाला होता है, जारा बोल पड़ती है ठीक है रुक जाओ, मेरे पास एक डील है। मेरे पास 5 मिलियन है, लेकिन एक और बकरा है उसके पास 20 मिलियन है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। जारा उसे समझाती है तुम्हें नई पहचान की जरूरत है, वरना तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। न्यू आइडेंटिटी के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा लगेगा, 5 मिलियन से ये नहीं होगा। स्नाइपर कहता है पहले तुम अपना कोल्ड वॉलेट दे दो, उसके बाद मैं 20 मिलियन के बारे में सोचूंगा। जारा मजबूरी में अपना कोल्ड वॉलेट और पासकोड उसे दे देती है। फिर वो लूक का मुंह खोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीस फिर से जुआ खेलने चला गया था। वहां से निकलकर वो एली को फोन करता है और बोलता है मैं विटनेस फाइल नहीं देख पा रहा। एली उसे बताती है क्योंकि तुम सस्पेंड हो चुके हो और मैं अभी अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इसलिए रीस तुरंत डैरेन को कॉल करता है और बोलता है मुझे केट और माइलो की फाइल्स चाहिए। डैरेन बोलता है फाइल्स तो अभी मेरे पास है नहीं, वो लॉकमिल वाले कंप्यूटर में है। रीस कहता है तो फिर तुरंत आकर मुझसे मिलो। इधर स्नाइपर जारा और लूक को गाड़ी में बंद कर देता है। गाड़ी के अंदर जारा लूक पर अपना गुस्सा निकाल देती है। उधर चोरों की गैंग को देखते हैं। लंदन उन सबको आज ही निकलने को बोलता है और वो अपने ही साथी जूनियर को मरने के लिए छोड़ देते हैं। माइलो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसे जारा, लूक और स्नाइपर मिलते हैं। स्नाइपर माइलो से उसका कोल्ड वॉलेट मांगता है जो लॉकर में होता है, लेकिन पासकोड वहां नहीं होता। माइलो बोलता है पासकोड तो लॉकमिल ऑफिस में है। जारा बोलती है तो सब वहां चलते हैं। माइलो बोलता है मेरे पास ऑफिस का आईडी कार्ड भी है। जैसे ही स्नाइपर आईडी कार्ड लेने के लिए बढ़ता है, माइलो उस पर पेपर स्प्रे कर देता है। दोनों के बीच झड़प होती है और स्नाइपर माइलो को मार डालता है। फिर वो जारा और लूक को भी मारने वाला होता है, तभी लूक कहता है मुझे पता है पासकोड कहाँ है। रीस, जारा, लूक और स्नाइपर को ऑफिस के अंदर जाते हुए देखता है। इधर माइलो के घर चोर पहुंच जाते हैं। जब उन्हें गले में आईडी नहीं मिलता तो वो समझ जाते हैं कि स्नाइपर लॉक मिल ऑफिस चला गया है। लूक स्नाइपर को पासकोड दे देता है। इसके बाद स्नाइपर दोनों को मारने ही वाला होता है कि अचानक पता नहीं लूक में कहां से हिम्मत आ जाती है और वो स्नाइपर के मुंह में जोरदार वार कर देता है। स्नाइपर वहीं बेहोश हो जाता है। लूक पुलिस को फोन करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन इतने में स्नाइपर होश में आ जाता है और बोलता है लूक तुम्हें फिर से छोड़कर चला गया, तुम कभी बंदूक चलाई भी हो, बंदूक उल्टी पकड़ रखी है तुमने। फिर वो जारा पर झपट पड़ता है। तभी रीस वहां पहुंच जाता है। स्नाइपर रीस पर गोली चला देता है। रीस स्नाइपर को उसके असली नाम से पुकारता है, मॉर्गन, और उसे कहता है पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाली है। स्नाइपर लूक को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। जारा रीस को बताती है कि मॉर्गन ने माइलो को मार दिया। आखिरकार चोरों की पूरी टीम भी लॉकमिल ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, लूक अंदर पड़ा हुआ मिलता है। रीस समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पुलिस नहीं आने वाली, अब शायद MI5 ही पहुंच जाएगी। इसीलिए रीस और जारा निकलने लगते हैं, लेकिन बाहर चोरों को देखकर वो रुक जाते हैं। स्नाइपर धीरे धीरे अपनी ही टीम के लोगों को मारने लगता है। प्रिंटर की लाइट से ध्यान भटकाकर रीस भागने ही वाले होते हैं, लेकिन लंदन गोली चला देता है और वो गोली रीस को लग जाती है। जारा चिल्लाती है तुमने कहा था किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। स्नाइपर अपनी टीम की एक और लड़की को मार देता है। वो लूक माइलो का कोल्ड वॉलेट लेने वाला होता है, लेकिन अचानक वॉलेट फेंक देता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। लंदन स्नाइपर को समझाता है ये सब करना बंद करो। आखिर में उन दोनों के बीच गोलीबारी होती है। ग्लासेस आगे जाकर चेक करती है और वो देखती है कि लंदन मर चुका है और स्नाइपर ग्लासेस को भी गोली मार देता है। लूक रिसेप्शन पर जाकर पुलिस को कॉल कर देता है। जारा घायल रीस को बाहर निकालती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर वो रीस का टेजर लेकर स्नाइपर के पीछे जाती है, क्योंकि कोल्ड वॉलेट उसी के पास था। स्नाइपर जारा को देकर उस पर गोली चला देता है, इसलिए जारा को छिपना पड़ता है। मौका देकर जारा टेजर से स्नाइपर को झटका देती है। दोनों के बीच झड़प होती है। जारा उसे टेजर से तब तक झटके देते रहती है जब तक टेजर बंद नहीं हो जाता और आखिर में स्नाइपर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस लॉकमिल पहुंच जाती है। जारा बाहर आकर लूक को गले लगाती है। सैम और एली भी उनके सामने आते हैं। अगली सुबह लॉकमिल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो सब न्यूज में दिखाया जाता है। ये भी बताया जाता है कि माइलो ही चोरी का असली सस्पेक्ट था, जिसने खुद को अपने बंगलों में खत्म कर लिया और अब चोरी के 2 हफ्ते हो चुके हैं। मार्टेल ऑफिस आती है और उसे एक कॉल आता है। वो इन्वेस्टमेंट कमेटी के लोगों को बताती है कस्टोडियन बैंक से वॉरेन का कॉल आया था और जो
जो 4 बिलियन चुराए गए थे वो पैसे वापस हमारे अकाउंट में आ गए हैं। ये सुनकर तो सब हैरान हो जाते हैं। ज़ारा न्यूज में देखती है कि माइलो को लेकर लोग डिबेट कर रहे थे। कुछ लोगों को लगता है कि माइलो चोरी का मास्टरमाइंड नहीं था। ज़ारा से मिलने लूक आता है और उसे कहता है तुम्हें माइलो के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, उसने अपने पैसे बचाने के लिए स्नाइपर पर हमला किया और वो मारा गया। ज़ारा पूछती है लेकिन ये सब चोरी वगैरह ये सब हुआ क्यों? लूक कहता है क्योंकि कुछ लोग सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अमीरों को सबक सिखाने के लिए। हम बस गलत वक्त पर गलत जगह पर थे और हम फंस गए। MI5 को सब कुछ बताने के बाद हमें ये जिंदगी मिली है, इसे बर्बाद मत करो, बस अपनी फ्लाइट पकड़ो और जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करो। ज़ारा रीस से मिलने जाती और उसे पूछती है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? रीस बोलता है मैं बहुत बिजी था। ज़ारा कहती है मॉर्गन के मरने से पहले मैंने उससे पूछा था कि इस चोरी का मतलब क्या है, तो उसने कहा था तुमसे पूछने के लिए। रीस गुस्से में चिल्लाता है मेरे पीछे वसूली वाले पड़े हुए हैं, मुझ पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, मैं बेघर होने वाला हूँ और तुम्हें अभी लगता है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड मैं हूँ? वो तुम्हें गुमराह कर रहा था। ज़ारा उस पर शक करने के लिए सॉरी कहती है और फिर चली जाती है। इसके तुरंत बाद रीस अपने घर आता है और एक फाइल खोलकर देखने लगता है। ज़ारा अपने ऑफिस आती है, वो अपना कुछ सामान पिक करने के लिए आई थी। तभी उसे वहाँ मार्टेल मिलती है जो बता देती है कि 4 बिलियन पूरे के पूरे वापस आ गए हैं। फाइनेंशियल पुलिस तो पागल हो गई है। ज़ारा जैसे ही जाने वाली थी रीस वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है मुझे पता है मास्टरमाइंड कौन है, चलो मेरे साथ। दोनों वहाँ डैरेन को देखते हैं। रीस उसे कहता है मुझे पता है ये सब तुमने ही किया। उस रात जब शूट आउट हुआ था मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, तुम नहीं आए लेकिन चोर आ गए। उन्हें ये बात कैसे पता चली? फिर मुझे एक और बात समझ आई, आखिर चोर लूक को पकड़ने के लिए मुझसे पहले कैसे पहुंच गए थे? क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने लूक का इंटरव्यू लिया था और तुमने देख लिया था कि वो कितना डरा हुआ था। ये सब एक पैटर्न था, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चलता था चोर वहां पहुंच जाते थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में रहकर सिस्टम की गंदगी भी देखी, उसे पैसों से नफरत हो गई थी। डैरेन कहता है तो तुम क्या सबूत के बजाय तुम मेरी कहानी पर भरोसा करोगे? रीस बोलता है मुझे ये भी समझ आया कि तुम्हें ये केस कैसे मिला। इससे पहले तुमने 2 केसेस लेने से मना कर दिया था ताकि तुम ये केस ले सको। अब आखिरकार डैरेन मान लेता है कि वही मास्टरमाइंड था और वही ये सारा तमाशा कर रहा था। ज़ारा चिल्लाती है तुम्हारी वजह से मासूम लोगों की जान गई। डैरेन बोलता है मैं ये सब नहीं चाहता था, मैंने चोरों को यहाँ भेजा था मॉर्गन को हटाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, मैं कोई हैवान नहीं हूँ। रीस उसे रोकते हुए कहता है अब चुप रहो, तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। डैरेन उन दोनों को एक डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से उसने सारा पैसा इधर उधर किया था। वो आगे कहता है कि ये दुनिया 99% लोगों के लिए बनी ही नहीं है, फिर भी सबको अपना पैसा डालना तो पड़ता है और फायदा होता है सिर्फ सबसे ऊपर वालों को। टैक्स हेवेंस अमीरों के लिए बाहर निकलने का रास्ता है। लाखों लोग भूखे मर रहे हैं और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अमीर लोग अपने प्राइवेट जेट में दुनिया घूम रहे हैं। और तुम्हें पता है मुझे जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैं हर दिन ऐसे गरीब लोगों को मरने से रोक रहा हूँ। रीस कहता है दुनिया ऐसे नहीं सुधरेगी। डैरेन जवाब देता है सबको पता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना गंदा है लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं। जैसे ही पेंशन से जुड़ी बात आती है सबका ध्यान वहीं चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर तक को टीवी पर आना पड़ता है। मैंने लॉकमिल को पैसे वापस कर दिए हैं लेकिन टैक्स हेवन से जो पैसा आया था वो दूसरे कोल्ड वॉलेट में था और वही टोबी का पैसा था जो उसके अकाउंट से गायब हुआ था, बस उसका छोटा सा हिस्सा 10 मिलियन पाउंड, वो भी ब्लैक मनी। तो अब तुम बताओ कि अगर मैं ये ब्लैक मनी चैरिटी में दे दूं तो क्या वो सही होगा? पैसों का भी एक ज़मीर होता है, कम से कम इससे लोगों की हालत तो सुधर जाएगी। तुम अपना कर्ज भी उतार सकते हो, इसलिए तुम ये पैसे रख लो और मुझे जाने दो। ज़ारा मना करती है हम ये पैसे नहीं ले सकते वरना हम भी इसमें फंस जाएंगे और इस गुनाह के भागीदार बन जाएंगे। दोनों बाहर निकल आते हैं। रीस कहता है मैंने वो पैसे ठुकरा दिए 10 मिलियन पाउंड्स और मैं बेघर होने वाला हूँ। तभी ज़ारा उसे माइलो का कोल्ड वॉलेट देती है जो डैरेन ने माइलो को दिया था। वो कहती है ये 20 मिलियन पाउंड पूरी तरह वाइट है। रीस हैरान होकर पूछता है तो फिर इतने समय से तुम्हारे पास 20 मिलियन पाउंड्स थे और तुमने बताया भी नहीं? ज़ारा कहती है मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो सामान पैक किया भी नहीं था, मैं बस उम्मीद कर रही थी और तुमने कहा था ना कि रिस्क तो लेना पड़ता है, तो ये हमारी जीत है। दोनों हंसने लगते हैं। ज़ारा कहती है शूट आउट के बाद मैंने पुलिस को अपना कोल्ड वॉलेट दे दिया और माइलो वाला अपने ऑफिस में छुपा दिया था। रीस पूछता है तो अब तुम क्या करने वाली हो? ज़ारा मुस्कुराकर कहती है पता नहीं, लेकिन कुछ मजेदार। और इसी के साथ स्टील सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।